हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एट्थ पे कमीशन। एट्थ पे कमीशन की बेसिक सैलरी की गणना कैसे करें और फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालें। फिटमेंट फैक्टर निकालने के क्या आधार हैं। यह वीडियो उन विशेष साथियों के लिए है जो इन बिंदुओं को बिल्कुल नहीं जानते लेकिन सीख जाएंगे। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरह। तो 8वां वेतन आयोग की बेसिक सैलरी क्या होगी। तो उस सैलरी निकालने के लिए हमें फिटमेंट फैक्टर को निकालना आना चाहिए, और फिटमेंट फैक्टर को निकालने के लिए हमें फिटमेंट फैक्टर के आधार का मालूम होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर के आधार को जानने के लिए हमें इन निम्न चीज़ों का ज्ञात होना चाहिए, जैसे एक, सरकारी सेटिंग के मुआवजे संरचना के नवंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार बिंदु 4.1.2 कर्मचारी सरकारी कामकाज का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सामान्य तौर पर मुआवजे के स्तर और संरचना का उद्देश्य 4 उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। इसमें 4 बिंदु बताए हैं, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए वेतन पर्याप्त होना चाहिए। तो इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो भूखा मर जाए, अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, और इतना अधिक भी ना हो जाए कि वो काम करने के लिए प्रयास भी ना करे। तो वेतन को कर्मचारियों की कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, इतना होना चाहिए वेतन। और वेतन नीति को अन्य मानव संसाधन प्रबंधन सुधारों को प्रेरित करना चाहिए, और साथ ही लंबे समय तक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्तर पर भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये जो पे कमीशन बैठता है इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखता है। साथ ही अब हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर। तो इसके लिए हमें डॉक्टर डब्ल्यू एक्वायर्ड फॉर्मूले के अनुसार, जो कि 1957 के अनुसार भोजन कपड़ा मकान पर आधारित होता है, जो घर में माना जाता है। घर में 4 सदस्य माने जाते हैं, जैसे एक वर्कर, उसको डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के अनुसार एक वर्कर को 1 यूनिट माना गया है, उसकी पत्नी को 0.8 यूनिट माना गया है, और उसके 14 वर्षीय 2 बच्चों को 0.60 यूनिट माना गया है। अर्थात इस पूरे परिवार को 3 यूनिट माना गया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंदर थोड़ा झांक कर देख लेते हैं। तो इसमें अब तक 7th पे कमीशन बैठ चुके हैं, और उन्होंने क्या क्या वृद्धि करी है अब तक, उसको एक झलक देख लेते हैं। तो इसमें 2nd सेंट्रल पे कमीशन ने जो वृद्धि करी थी उसमें करी थी 14.2, और 3rd में करी थी 20.6, 4th ने करी थी 27.6, और 5th ने करी थी 31, 6th ने करी थी 54, जो कि सबसे अधिक थी, और 7th ने करी थी 14.3। तो इस प्रकार से ये डीए बढ़ा था, इंक्रीमेंट बढ़ा था, जो कि सरकार हर पे कमीशन जब लागू किया जाता है तो एक इंक्रीमेंट इस प्रकार से देती है। ये हमारा 7th पे कमीशन का दिया हुआ टेबल है, जो कि डॉक्टर एक्वायर्ड द्वारा बेस माना है, जबकि बेस पर है। और इसमें जैसे इसमें प्रथम कॉलम है आपका, आइटम दिए हुए हैं, जैसे राइस, व्हीट, दाल, राग, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, शुगर, जगजरी, एडिबल ऑयल, फ्रेश मीट, एग, डिटर्जेंट, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग। तो ये 14 पॉइंट तक इसमें ये आइटम दिए हुए हैं। और इसमें ऊपर दिया हुआ है पर डे प्राइस कैलकुलेशन यूनिट, और फिर यूनिट ग्राम लीटर में दी हुई है। पर मंथ 3 यूनिट किस प्रकार से खर्च करेंगी, तो ये उसका दिया हुआ है, जैसे 42 रुपये 75 पैसे। और ये प्राइस यूनिट दिए हुए हैं आगे, यहाँ पर ये प्राइस यूनिट दिए हुए हैं, जैसे 475 ये खर्च हुए राइस व्हीट पर, तो ये इसके 25 रुपये 93 पैसे
को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1108 रुपये 30 पैसे। तो इसी प्रकार से अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करते चले जाएंगे इनमें तो ये हमारा आ जाएगा 18,000 रुपये। और इसमें देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे किस प्रकार से वह करके इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो ये हमने 14 पॉइंट आपको बता चुके हैं। तो यहाँ 15 से चालू करते हैं। ये फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लॉथ पर जो माना है पे कमीशन ने ये 2304 रुपये 50 पैसे माना है। और टोटल 15 डिवाइडेड बाई 0.8 ये हुआ आपका 11,522 रुपये 49 पैसे। और मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स एक्स्ट्रा पे जो माना है खर्च वो माना है 2,033 रुपये 38 पैसे। टोटल 17 डिवाइडेड बाई 0.85 ये हुआ आपका 13,550 रुपये 87। इसी प्रकार से प्रोवाइडेड फॉर स्किल बाई एडिंग 25% टू 19। तो वर्कर अपने पर 25% खर्च करता है अपने मेंटेन को, अपने स्किल को निखारने के लिए। तो इसमें माना है इन्होंने 3388 रुपये 97 पैसे। और सम किया है इन्होंने 19 + 20 आइटम मद को। तो ये हुआ आपका तक 16,944 रुपये 84 पैसे। और हाउसिंग पे जो रिपेयरिंग पर माना है मंथली इन्होंने माना है 524 रुपये 7 पैसे। इस तरह से टोटल डिवाइडिंग नंबर 20 बाई 0.97 ये हो जाता है आपका 17,468.91। और ये 24 टेबल में आ जाता है आपका स्टेप बाई स्टेप अप ऑफ 3% ऑन नंबर 23 SDA इज प्रोजेक्टेड एट 125% ऑन 1/1/2016 524 रुपये 7 पैसे। और फाइनल मिनिमम पे एज ऑन 1/1/2016 इसमें 23 और कॉलम और 24 कॉलम को प्लस किया है सबको इनको। तो ये हो जाता है आपका 17,992 रुपये 98 पैसे। तो इसको राउंडिंग में कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 18,000 रुपये। तो इस प्रकार से इसको 7th पे कमीशन ने डॉक्टर एक्वायर्ड रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके और जो कुछ फैसिलिटी बढ़ती हैं उस कमीशन के बैठते समय जब तो जैसे अब 8th पे कमीशन बैठेगा तो जैसे नेट है और भी अदर कुछ फैसिलिटीज़ में ऐड करेंगे तो उस हिसाब से इसका पे स्केल निकालेंगे। अब तक हमने जाना कोई भी पे कमीशन किन बिंदुओं को आधार मानकर मिनिमम बेसिक सैलरी तय करती है। और सेंट्रल पे कमीशन का मिनिमम बेसिक सैलरी निकालने से पहले फिटमेंट फैक्टर को निकालना आवश्यक होता है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सेंट्रल 7th पे कमीशन का मिनिमम बेसिक सैलरी कैसे प्राप्त हुई उसको जानेंगे। तो इसके लिए हमें 2008 का 6th पे कमीशन की जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी उसको ज्ञात करना होगा जो हमारी 7,000 रुपये थी। उसको हम जिसको पे कमीशन 100 मानकर चलता है कोई भी पे कमीशन है। और जब वेतन आयोग आता है उस समय डीए कितना था और 2016 में कितना था 125 था। तो 125 को यदि प्रतिशत हटा देंगे तो यह आ जाएगा 1.25। और तीसरी चीज़ होती है जो महत्वपूर्ण होती है सरकार द्वारा एक इंक्रीमेंट वृद्धि दी जाती है जो कि 2016 में घोषित किया था 14.2%। तो हम इन तीनों का योग कर लेते हैं जैसे बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस इंक्रीमेंट। लेकिन सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर को निकालने के लिए बेसिक प्लस डीए को मर्ज करते हैं। तो बेसिक सैलरी को हमने पे कमीशन ने 100 मान लिया था और इसमें हमारा ये डीए था 125 तो ये हो गया हमारा 225%। तो 225 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2.25। अब हम इंक्रीमेंट देख लेते हैं। इंक्रीमेंट को कैलकुलेशन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार जो पे कमीशन निकालती है। तो 14.2 ये हमारा इंक्रीमेंट घोषित
और इसको गुणा करेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो ये हमारा आया 2.25 को गुणा करेंगे और फिर इसको भाग कर देंगे 100 से। तो ये कैलकुलेशन आई हमारी 14.2 मल्टीप्लाई 2.25 को करेंगे तो यह जाएगा 31.95 डिवाइड 100 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा हमारा 0.3119। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा 0.32। तो ये आ गया हमारा इंक्रीमेंट। अब हम इन तीनों चीज़ों को टोटल कर लेंगे तो ये आ गया हमारा यहाँ पर बेसिक सैलरी और डीए का आ गया हमारा ये 2.25 और इंक्रीमेंट आया हमारा ये फॉर्मूले के अनुसार 0.32। इन तीनों को मर्ज करेंगे 2.25 प्लस 3.2 तो ये हमारा आ जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस इंक्रीमेंट 2.25 ये 2 और प्लस 3.2 यह जाएगा 2.57। तो हमारा 7th पे कमीशन ने जो बनाया था फॉर्मूला, ये हमारा फिटमेंट फैक्टर जो बनाया था ये वाला बनाया था। फिटमेंट फैक्टर हमें ज्ञात हो गया 7th पे कमीशन का। अब हम देख लेते हैं इसकी बेसिक सैलरी कैसे बनेगी। तो फिटमेंट फैक्टर जो होता है उसको गुणा कर देते हैं हम जो वर्तमान में जो 2008 में 6th पे कमीशन लागू हुआ था, बेसिक सैलरी क्या थी उसकी, तो 2.57 टाइम्स इंटू 7,000 बेसिक सैलरी थी हमारी ये 6th पे कमीशन की बेसिक सैलरी। तो यह जाएगा हमारा 7,990 और राउंड फिगर में करेंगे इसको हम तो यह जाएगा हमारा 18,000। तो यह हमारी 7th पे कमीशन की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 आ गई थी। अब देख लेते हैं कि हमारा 8th पे कमीशन का बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, इसमें 3 बिंदु की हमें आवश्यकता है, बेसिक सैलरी, डीए और इंक्रीमेंट। तो बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन कितनी हमारी 18,000, इसको पे कमीशन मान लेता 100। डीए चल रहा है हमारा 53% और 3 बार डीए और लगेगा, 3% मान के चलते हैं। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए और कम भी लग जाए, लेकिन एक संभावित मान करके चलते हैं। तो 3 बार लगेगा तो ये हो जाता 9 और 53 और 9 हो जाते हैं हमारे 62। तो उस टाइम तक मानकर चलते हैं कि 62 डीए हमारा हो जाएगा। और सरकार संभावित रूप से जो घोषित करेगी इंक्रीमेंट वृद्धि वो 15 से 20 के बीच में कर सकती है। तो हम मान के चलते हैं 19% ये इंक्रीमेंट घोषित करेगी। तो अब यहाँ हमारा बेसिक सैलरी का हमें पता चलेगा, बेसिक सैलरी कितनी है हमारी यहाँ पर 100, क्योंकि हमारा यहाँ 18,000 है। तो 18,000 को बेसिक पे बेसिक पे कमीशन कितना मानेगा 100, तो यहाँ 100 हो गया। महंगाई कितनी है हमारी 62, ये 62 कर दिया। इन दोनों को टोटल कर दिया तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पर 162। तो ये हमारा बेसिक सैलरी प्लस डीए मिल करके ये हमारा हो गया 162। अब हम इंक्रीमेंट को देखते हैं। 100 बराबर 1.62 हो गया, ठीक जी। ये आ गया हमारा। अब देखते हैं 19% इंक्रीमेंट। अब 19 इंटू 1.62 डिवाइड 100, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 30.78 डिवाइड 100। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया हमारा 0.3078 अर्थात 0.31। तो तीनों का योग करने पर क्या है हमारा बेसिक सैलरी कितनी थी हमारी, ये हमारी बेसिक सैलरी है
बेसिक सैलरी और डी मिलकर ये आया था हमारा 1.62, जो कि उसे हमने यहाँ पर कर लिया ये वाला। और इंक्रीमेंट कितना हमारा, ये वाला इंक्रीमेंट है 0.31 ये वाला। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इन तीनों का। तो 1.93 ये हमारा आ गया फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन का संभावित, जो हम मानकर चल रहे हैं। तो 8वें वेतन आयोग की मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी, मिनिमम ये फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई 7th CPC की मिनिमम बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है हमारी 7th पे कमीशन की, बेसिक सैलरी कितनी है 18,000। तो 1.93 इंटू 18,000, तो ये हो जाएगा हमारा 34,740। ये हमारी बेसिक सैलरी बनती है। 8th सेंट्रल पे कमीशन की बेसिक सैलरी हमारी कितनी बनती है, ये हमारी बनेगी 34,740 रुपये। तो इस तरह से यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।